नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही हैं। तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और सभी जातियों को साधने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी दलित सम्मेलन के जरिए अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है। इस अभियान के जरिए अखिलेश यादव के पीडीए और बसपा के कोर वोट बैंक पर बीजेपी की नजर रहेगी। हालांकि इसमें बीजेपी सफल कितनी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अभियान बहाना सीधे वोट बैंक निशाने के मुद्दे पर करेंगे और साथ ही आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ होगा। लेकिन उससे पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं और ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले सीएम योगी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। श्री लक्ष्मी राज सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में एमएलसी श्री नरेंद्र भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में बुलंदशहर के सभी उपस्थित बहनें, आज एक ओर जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बुलंदशहर की बहनें यहां एकत्र हुई हैं, वही नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में आपके अभिनंदन के लिए मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर जनपद बुलंदशहर की 208 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं का लोकार्पण और 424 करोड़ रुपए की लागत से 152 परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुलंदशहर वासियों को हृदय से बधाई और मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक ऐसा भारत जो समर्थ भारत है, शक्तिशाली भारत है, स्वावलंबी भारत है और दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने वाला भारत है। ये वही भारत है जो 2014 के पहले जिसमें अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा का माहौल था, घुसपैठिए जब मर्जी तब भारत में घुसपैठ करते थे, भारत के सामने असमंजस की स्थिति थी कि कौन सी नीति अपनानी है और किस रास्ते चलना है। लेकिन 2014 में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसे नए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ाया जिस भारत में जाति, मत, मजहब और क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को समान अधिकार मिले और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिले। और उसके तहत उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया है। अगर मातृशक्ति के इस सम्मान की जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज इसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, गोल्ड मेडल। याद करिए, इन दोनों बेटियों ने यहां की मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है और अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास देश और दुनिया को कराया है। और हमने भी कहा है दोनों को सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। अब डिप्टी एसपी सरकार की घोषणा है, बहुत जल्दी समारोह आयोजित करके गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए की सहायता का सम्मान समारोह भी हम लखनऊ में करने जा रहे हैं। और साथ साथ सरकारी नौकरी भी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी इन बेटियों को बचाने की मुहिम और उनको पढ़ाने की मुहिम फिर खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाते, फिर फिट इंडिया कार्यक्रम के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाते, क्या इन बेटियों को इतना सम्मान मिल पाता? क्या वे आगे बढ़ पाती? और केवल यहीं पे नहीं, याद करिए, पहले माताएं घर में चूल्हा फूंकते फूंकते आंखों को खो देती थी। 45 साल 50 साल की उम्र होते होते ऐसे लगता था जैसे बुढ़ापा आ गया है। लेकिन अब हर परिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की सौगात दे दी है और उज्ज्वला योजना में भी अभी 300 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की है। और हमने भी तय किया है दीपावली का उपहार हर उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। आखिर माताओं के लिए पहले कनेक्शन नहीं मिलता था। 14 के पहले रसोई गैस की कितनी किल्लत थी, किसी से नहीं छुपा हुआ है। लेकिन अब तो जब मर्जी तब कनेक्शन ले लो और गरीब परिवारों को तो फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन। देश के अंदर लगभग 10 करोड़ परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद रसोई गैस का सिलेंडर नहीं देखा था, उन्हें इस सुविधा का लाभ मिला है। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला है, जिसमें 1 करोड़ 75 लाख बहनें और माताएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। देश के अंदर याद करिए कि देश के अंदर लगभग 4 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, अपना मकान नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। भाइयों बहनों, इससे पहले योजनाएं क्यों नहीं मिलती थी? नारी गरिमा के प्रतीक, नारी गरिमा के प्रतीक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय हो, यह कार्य भी पहली बार हुआ है। आपने देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बन जाना और उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख शौचालय का बन जाना, यह भी नारी गरिमा का प्रतीक तो बना ही है, साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तमाम प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने का एक माध्यम भी बना है।
आयुष्मान भारत में, आयुष्मान भारत के अंदर, देश के अंदर तो 2024 के लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है, चूंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य जो है लेकर चल रही है। लेकिन इन सब के बीच हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जो रिजल्ट सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन बीजेपी के बढ़ा दिए, जिसको लेकर अब दलितों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आज बड़ी बहस हम इसी पे करने वाले हैं। 2024 को लेकर बीजेपी ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है दलितों को साधने के लिए, दलित सम्मेलन शुरू किया जा रहा है 2 नवंबर से। हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। विजय खैरा जी हमारे साथ हैं, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तारिक खान जी हमारे साथ, प्रवक्ता सपा के, और जयकरण वर्मा महासचिव यूपी कांग्रेस के। इसके साथ ही गौतम राणी सागर हमारे साथ अम्बेडकरवादी जुड़ रहे हैं, विनम्र सेन सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले विजय खैरा जी आपके पास आते हुए, चूंकि ये जो सम्मेलन शुरू किया जा रहा है 2 नवंबर से, दलित सम्मेलन, इसकी जरूरत किस तरह से पड़ी? ये प्लान जो आपने तैयार किया है ये किस तरह से शुरू होने वाला है? और इसके साथ ही क्या जो ये उपचुनाव के नतीजे आए हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों की टेंशन बढ़ा रही है क्या? टेंशन अब मुझे नहीं लगता, अगर आप लोगों को दिखाई दे रही हो या इनको दिखाई दे रही हो विपक्ष को, तो एक अलग बात है। क्योंकि विपक्ष का एक काम है 365 दिन चिल्लाना कि अब वो तनाव में आ गए, अब वो घबरा गए, अब मोदी जी डर गए, घबरा गए, राहुल गांधी से डर गए मोदी जी। ये सब उटपटांग कभी सापा वाले इस तरह कहते रहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे साल हम लोग सेवा और चुनाव के मूड में रहते हैं। हम इसलिए सेवा करते हैं, 365 दिन अपना काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं कि जिनको सिर्फ कुर्सी के लिए चुनाव लड़ना है और इधर उधर के मुद्दों से लोगों को भटकाकर वोट लेना है। कभी धर्म पर, कभी जाति पर, कभी दंगों पर, कभी कुछ, ये सब जो कर रहे थे इतने सालों से वो सब बंद हो चुका है। विकास आपके सामने है, मुझे अभी बोलने की जरूरत नहीं है। करोड़ों आवास, करोड़ों शौचालय बना डाले हैं। कभी किसी ने 5,000 भी नहीं बनाए, 10,000 भी बनाने का सोचा नहीं। कभी ये 60 साल से इतना जो हो सब अन्याय हो रहा था माताओं बहनों के साथ, इनकी ध्यान उस ओर नहीं गया। आपको भी पता है, हमें भी पता है, और जितने लोग बैठे सबको पता है कि सिलेंडर ला के लाइन लगती थी, साइकिल पे लाद के लाते थे, मोटरसाइकिल पे लाद के लाते थे, 1-1 महीना लग जाता था, नहीं मिलता था, ब्लैक में बिकता था। कनेक्शन 5,000 रुपए ब्लैक में मिलते थे। इनके जमानों में कितने सांसद थे उत्तर प्रदेश के जिनके अलॉटमेंट प्रायोरिटी के केरल में और तमिलनाडु में पाए गए बेच के? 25 का कूपन मिला तो 20 तमिलनाडु और केरल में मिले। ये सब हो रहा था, वो सब बंद हो गया है। तो हमें किस चीज का तनाव है? हमको यही समझ, 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, तुम 8 इकट्ठे हो जाओ। तुम जनता रिजेक्ट कर चुकी है। किसी को इस बात पर रिजेक्ट करती है वो काम नहीं करता, बेस्ट है। किसी को इस बात पे कि जो प्योरली अपने ही सिर्फ अपनी जाति और रिश्तेदारों को आगे बढ़ाता है, किसी को इस बात पे कि वो हिंसा की किसी भी सीमा तक लूटने में जा सकते हैं। तो ये सब रिजेक्टेड लोग हैं। किसी को कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, जनता खुद ही समझ रही है। ये हाल उत्तर प्रदेश में 4 अध्यक्ष बदल चुके, फिर बदलते फिर बदलते फिर बदलते, एक के बाद एक लगातार, और सफल होते नहीं है, हारते चले जाते हैं। और दूसरी बात, ये हमेशा जब भी गठबंधन करते हैं, जहां भी करते हैं, समाजवादी से किया तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पूरा खा गई कांग्रेस को। अब मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस को अपने आप को सुसाइड करना है। हमें उससे क्या तनाव होना है? हमको अभी ओबीसी की बात आई है, ओबीसी की शायद कहा भी किसी ने चर्चा में, क्या चर्चा होगी वो भी देख लीजिए। कांग्रेस ने सिवाय इसके शुरू से आखिर तक उठाई, तो कभी वीर बहादुर, कभी वीएनपी सिंह, तो कभी नरेंद्र तिवारी। चलिए ठीक है, विजय खैरा जी आपके पास लौटेंगे, तारिक खान जी का भी जवाब ले लेते हैं। ये लोग, हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री भी दिया माननीय कल्याण सिंह जी को, वहां भी दिया। मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह जी को भी दिया, गुजरात में मोदी जी को दिया, प्रधानमंत्री भी मोदी जी को दिया, राष्ट्रपति दिया, हमने ट्राइबल राष्ट्रपति दिया। मैं कहां तक बताएं? ठीक है तारिक खान जी आपके पास आऊंगी और प्रतिक्रिया चाहूंगी। और चूंकि विजय खैरा जी तमाम बातें अपनी रख चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो सपा नेताओं की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि दलितों के घर जाने से, बातचीत करने से, खाना खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ बिल्कुल, आप दलितों के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और सिर्फ सांकेतिक रूप से दलितों को प्रेसिडेंट बना देना उनके उद्धार की नीति नहीं है। दलितों के लिए इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। मैंने पता योगी साहब ने क्या किया, पहले दलित की जमीन बेचने के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ती, वो खत्म कर दिया है।
उसकी कोई जरूरत नहीं, कोई भी डीएम उसकी जमीन खरीदे या बेचे। SC/ST एक्ट में यह प्राविधान लाया क्यों गया था, इसको बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, अभी समझने की कोशिश करिएगा। मगर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने पास बैठे हुए उद्योगपतियों को, प्रॉपर्टी डीलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्राविधान को योगी सरकार ने खत्म कर दिया। इसको जस्टिफाई कराना चाहिए, क्यों खत्म किया। अभी ये कह रहे थे कि सब रिजेक्टेड है। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके बाद से जनता ने इनको एक बार भी रिजेक्ट नहीं किया। मैम ठीक है तारिक खान जी, जरा जवाब ये भी दीजिए, जब आपकी सरकार थी तो आपने दलितों के लिए क्या क्या साथ में ये बताते रहिए ना। 3 सेकंड और चाहिए मुझे, 2-3 सेकंड और चाहिए। आप बीजेपी को कंप्लीट करने देती है, मुख्य विपक्षी पार्टी को कंप्लीट नहीं करने देती। नहीं, आप कंप्लीट करिए, बस मैं ये कह रही हूँ, साथ में आप ये भी बता दीजिए आपने दलितों के लिए काम क्या किया जब आपकी सरकार थी। आपकी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए, तब आप अपना सवाल। उसके बाद जब से 6 अप्रैल 1980 से इनकी पार्टी बनी, जनता ने इनको कभी रिजेक्ट नहीं किया। सारे स्टेटों में इनकी सरकार आ गई और जो 500 कुछ MP थे वो सारे के सारे ये जीत गए, हमेशा सत्ता में रहे। इन्होंने आज तक रिजेक्शन देखा नहीं है। एरोगेंस, घमंड इसी को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाहे बुजुर्ग नेता हो चाहे जवान, उसके चेहरे पे घमंड टपकता रहता है 24 घंटा। यही विजय खेड़ा साहब के मुंह से भी टपक रहा है। अभी घोसी में नहीं रिजेक्शन हुआ, घोसी में इनको कहां रिजेक्शन हुआ? जो घोसी तो ये लोग जीते। झूठ बोल रहे हैं सब लोग, चुनाव आयोग भी झूठ बोल रहा है, हम भी झूठ बोल रहे हैं, वहां का रिजल्ट भी झूठ बोल रहा है। घोसी ये 1.5 लाख वोट से जीते मैम, नो रिजेक्शन। कभी हिंदुस्तान में इनका रिजेक्शन नहीं हो। दे आर कंप्लीटली सेलेक्टेड पीपल्स, दे नेवर हैव फेस्ड रिजेक्शन। इनको हमेशा सिलेक्शन मिला, इन्होंने कभी रिजेक्शन नहीं झेला। चलिए ठीक है, इनको सिलेक्शन मिला। लेकिन तारिक खान जी, अब जरा बता दीजिए कि जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो आपने दलितों के लिए क्या क्या काम किए? अधिकार तो नहीं छीने थे उनके, अधिकार तो नहीं छीने थे, जमीन बेचने का अधिकार तो नहीं छीना था। जो SC/ST एक्ट है उसके तमाम प्राविधान खत्म नहीं किए थे कि जो चाहे दलितों की जमीन खरीद ले, ये तो नहीं किया था, ये तो नहीं किया था। ये क्यों किया इन्होंने? बड़ा दलित से प्रेम है। ठीक है प्रेसिडेंट बना विजय खेरा जी, जल्दी से आप प्रतिक्रिया दे दीजिए ताकि मैं फिर जयकरण वर्मा जी के पास जाऊं। जल्दी से 30 सेकंड में आप प्रतिक्रिया अपनी दीजिए। हाँ ठीक है, एक लाइन बोलूंगा। ये दलित के मामले में गुमराह भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। इनको नहीं मालूम है कि लड़की की शादी के लिए दलित दर दर भटकते रहे, बीमारी और इलाज के लिए दर दर भटकते रहे, जमीन बेचने नहीं दी जाती थी और बेचारे अगर उस समय भी नहीं बेच पाए तो किस लिए रखी हुई है वो? डीएम बड़ी मुश्किल से परमिशन देते हैं बेचने की, आप इजाजत ही नहीं दोगे अगर किसी को, तो रखा किस लिए है? या तो उनको दे देते जमीनें, तब तो मैं मान लेता। ठीक है, आप लोगों के पास लौटेंगे। जयकरण वर्मा जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। और चूंकि देखिए सवाल मेरा आपसे ये है कि 2024 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बीजेपी की तरफ से भी, सपा की तरफ से भी। आपका स्टंट क्या रहने वाला है जयकरण वर्मा जी? नहीं, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दलित और पिछड़ा को चिल्लाने की उसको जरूरत पड़ रही, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज वो भारतीय जनता पार्टी, वो संघ जिसने हमेशा शूद्रों को पीटने का काम किया है, मारने का काम किया है, तड़पाने का काम किया है, यहां तक कि उनका पानी छू लेने मात्र से उसकी हत्या कर देने का काम किया है, वो संघ जो हमेशा शूद्रों को 100 साल पीछे जिंदगी जीने को मजबूर करने की जिसकी सोच रही हो, वो माननीय मोदी जी, जिसने कभी अगर जो कोई दलित का बेटा मोछ रख लेता है तो उसकी मोछें मुड़वा दी जाती हैं, कोई दाढ़ी रख लेता है तो उसकी दाढ़ी कटवा देती है, वो दलित का बेटा जब वो अपने शादी ब्याह में घोड़ी पर बैठता है तो उसको घोड़ी से उतार दिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी जिसको पूरे दलित और शुद्ध समाज को अछूत मानती है, उसको वोट लेने के लिए तड़फड़ाहट क्यों है? जिस दलित और शुद्ध, चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी विजय खेरा जी से, लेकिन सबसे पहले अभी मैं गौतम राणे जी आपके पास आना चाहूंगी। सुनिए, जिस दलित शूद्र समाज को इतने समय तक संघ और भाजपा ने प्रताड़ना झेलने के लिए मजबूर किया है, दर भटकने लिए तक मजबूर किया है, उनका आरक्षण खत्म करने की, समीक्षा करने की कोशिश करने का काम किया है, आज उसका वोट क्यों चाहिए? ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। ये वही भाजपा है, एक बात कहकर अपनी बात तो ये वही भाजपा, वही मोदी जी है। ठीक है जयकरण वर्मा जी, मैं विजय खेरा जी से जवाब ले लूंगी, लेकिन मुझे और भी गेस्ट के पास जाना, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। किनारे करने का गौतम राणे जी, आप तीनों पार्टियों को सुन रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कैसी भारतीय जनता पार्टी है ये? निश्चित तौर पे हम पार्टियों को सुन रहे हैं
उन पे भी अपने राय रखेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, 20 मिनट की डिबेट में 12 मिनट हमें जो है आपने मुख्यमंत्री के भाषण सुनाया है, 5 मिनट खैरा साहब को दिया है, 1 मिनट में और लोगों को लिया, तो आभार तो आपका भी व्यक्त करना ही चाहिए। नहीं देखिए, और वक्त की पाबंदी सर सब पे रहती है, और अगर आप इस तरह से कह रहे हैं, निश्चित तौर पर बहस के लिए ही हमने आपको आमंत्रित किया था। 4 लोगों का जवाब देना होता सुन तो लीजिए, मुझे तो 5 गुना टाइम मिलना चाहिए। मैडम वही तो कह रहा हूँ ना कि 20 मिनट की आपकी डिबेट होती है, 12 मिनट आपने भाषण मुख्यमंत्री जी का सुना दिया है। नहीं, वो भी जरूरी होता है ना सर, वो भी जरूरी होता है ना सर। आप हमें नहीं बताएंगे ना कि हमें क्या सुनाना है क्या नहीं। दूसरा, अरे विजय खेरा जी चुप रहिए, जवाब नहीं देना मुझे, आपको जवाब नहीं चाहिए अभी। विजय खेरा जी कह रहे थे कि निश्चित तौर पे ये जो दलित शब्द है उनके पास जमीन होनी भी नहीं चाहिए, शादी विवाह पड़े तो निश्चित तौर पे बेच दी जानी चाहिए, उनके पास जमीन होगी तो स्वाभिमानी होंगे, आत्मसम्मान उनके पास जगेगा, आर्थिक तौर पे थोड़े मजबूत होंगे। इसलिए इन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की कि जमीनें वो बेच करके कम से कम शादी विवाह कर लेंगे तो जमीन से मुक्त हो जाएंगे, तो शायद खेरा साहब के यहाँ लगाने के लिए मजबूर होंगे, आने के लिए इनके मजबूर होंगे, इनकी इच्छा शक्ति पे मजबूर होंगे, इनकी दरिया दिली पे मजबूर होंगे। प्रश्न इस बात का नहीं है मैडम, प्रश्न इस बात का है जो अधिकार है, अधिकारों को पूरी तरह से बीजेपी, अभी क्या लोगों ने परिभाषा किया हमें नहीं मालूम, भ्रष्टाचार जननी पार्टी है ये, इससे बड़ी भ्रष्ट पार्टी राजनीतिक इतिहास में आप कोई राजनीतिक हुई विश्लेषक है है, और नहीं आपने होगी। सबकी अब जो है सबके जवाब सुने हैं। आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी 2024 को लेकर जो बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया, इसके साथ ही सपा जो है उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद से आपने वो भी रिजल्ट देखा, इन सब के बीच आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर ब्रिटिश काल में जो दलित वर्ग के लोग जो कि एक विनम्र सेन सिंह जी। जी हाँ ठीक है, मैं कह रहा था कि अपनी जो बात ब्रिटिश काल में जो दलित वर्ग के लोग शोषण के केंद्र थे, निश्चित तौर पर आजादी के बाद वही दलित वर्ग के लोग आप देखेंगी तो वोट बैंक के केंद्र बनकर उभरे। बहुत दिनों तक कांग्रेस के साथ देश भर में दलित वर्ग का साथ कांग्रेस को मिला, लेकिन कांग्रेस की और उपेक्षा या उनकी अपेक्षाओं पर खरे न उतर पाना कांग्रेस का जो भी कारण रहा हो, उस कारण से कांग्रेस का साथ दलितों ने छोड़ के प्रदेशवार अलग अलग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों का साथ पकड़ा। और वही उस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने देर से ही लेकिन काफी 2014 में इस बात को समझा कि अगर उनको सरकार बनानी है तो बिना दलित और ओबीसी के केवल सवर्णों के भरोसे सरकार नहीं बन सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को साधने का कार्यक्रम शुरू किया और बहुत हद तक उसको साधा भी। फिर से 2024 को मद्देनजर रखते हुए 10वें साल दूसरी बार पूरा कार्यकाल करने के बाद तीसरी बार रिपीट करने का सपना जो भारतीय जनता पार्टी देख रही है, वह जानती है बखूबी कि दलितों के सहयोग के बिना यह सपना साकार नहीं किया जा सकता। इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी तेजी से दलित वर्ग, ओबीसी में कुर्मियों का सम्मेलन, कुशवाहों का सम्मेलन और छोटी छोटी बिरादरियों का राजभर को साथ लेना या निषाद पार्टी को अपने साथ लेना, ये तमाम ट्रिक्स अपना रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने को एक नदी गंगा की तरह बनाकर और छोटी छोटी नदियों को अपने में समाहित करने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन सारे राजनीतिक दल इसी ताक में हैं कि अपने समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में दलितों को साधने के चक्कर में है, कांग्रेस भी देश भर में दलितों को साधने के चक्कर में है। अब इस होड़ में दलितों को यह सोचना है, दलित बिरादरी के भाइयों को यह सोचना है कि उनकी स्वतंत्रता कहाँ है, उनका स्वाभिमान कहाँ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जनता को सोचना होगा और जनता का ये अधिकार भी है। लेकिन गौतम राणे जी, आपने जो अभी आरोप लगाया कम समय को लेकर, तो मैं एक बार फिर से आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सभी पार्टियों ने अपना साफ किया कि उनकी क्या तैयारी, 2024 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी है कि इस देश में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा। ये भ्रष्टाचार जननी पार्टी की निश्चित तौर पे कब्र खुदेगी और बड़े पैमाने पे कब्र खुदेगी। हो सकता है करने वाले, क्योंकि बहुत दिन तक कोई गुमराह नहीं कर सकता। किसकी कब्र खुदेगी, किसकी नहीं, ये छोड़िए, आपकी तैयारी क्या है वो आप मुझे बताइए।
दर्शकों को हमारी बताइए। बताया तो ना, हमारी तैयारी हमने फावड़ा ले रखा है, कब्र खोदने के लिए तैयार 1994 के पहले भ्रष्टाचार भारत में नहीं था। भ्रष्टाचार जननी पार्टी। वीरेंद्र सिंह जी, आप कहिए तो एक एक करके भ्रष्टाचार पे आप चर्चा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो एक छोटा सा सवाल सर आपसे पूछा बस। सर मैं वही देखिए, पूछ रहा सवाल हूं। एक दूसरे से ठीक है, ऐसे डायरेक्ट मत पूछिए, ठीक है। गौतम राज जी, आप अपनी बात रखिए। हम ये कह रहे थे, हमारी ये तैयारी है, इस तरह हमने देख लिया है, जो दल शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो हायर एजुकेशन तक पहुंच जाते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आज यूनिवर्सिटी को चौपट करके शिक्षा इतना महंगा कर दिया गया है कि शिक्षा से वंचित हो जाए, ऐसे लोगों के लिए हमने फावड़ा उठा लिया और कब्र खोदने के लिए तैयार हैं। ठीक है विजय खैरा जी, एक आखिरी जवाब आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आप पे बहुत एलिगेंस लग रहे हैं, और आपने सुना कि गौतम राणे जी की तैयारी क्या है, फव्वाड़ा लेकर तैयार है वो। बार बार भ्रष्ट की बात कर रहे हैं, यानी खुद तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार से लिप्ट हैं। एक माई का लाल पैदा हो गया जो ये बता दे और उंगली उठा रहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर या योगी नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है विजय खन्ना जी। 15 साल नरेंद्र मोदी से भ्रष्ट कोई इस देश में नहीं है। 50 लाख रुपया नहीं, 10 लाख करोड़ रुपए योगी उद्योगपतियों के नहीं माफ किए छुपा नहीं है। बड़ी बड़ी जो कंपनियों मेरे पास समय की पाबंदी है, इसलिए आप सभी को रोकना चाहूंगी यहाँ पर, और आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए और जवाब देने के लिए मेरे सवालों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो यहाँ पर 2024 को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। दलित सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है 2 नवंबर से, लेकिन देखना यह होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जो लक्ष्य है 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का, क्या वो लक्ष्य बीजेपी पूरा कर पाएगी या नहीं। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।